हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायोफ्लॉक के पीछे जो साइंस है इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसको हम समझ गए तो फिर बायोफ्लॉक का कल्चर हम एक कॉन्फिडेंस के साथ और एक अच्छी तरह से कर सकेंगे। बायोफ्लॉक में आप सब जानते हैं कि हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। वैसे तो इस संसार में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, करीब करीब 60,000 अलग अलग इसकी जाति प्रजातियां हैं। इनमें से आधे तो हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, मददगार है, और कुछ हैं जो हमको नुकसान देते हैं। जो नुकसान वाले हैं उनको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं, और जो फ़ायदे वाले हैं वो प्रोबायोटिक्स में आ जाते हैं। प्रोबायोटिक्स में जो हम अपने कल्चर में बायोफ्लॉक में यूज़ करते हैं वो बैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया हैं, और उसमें भी खासकर हम सबटिलिस जो बैक्टीरिया का जिसका नाम है उसको इससे ज़्यादा हम लोग काम लेते हैं। ये जो बैसिलस सबटिलिस है ये क्या चीज़ है? ये एक एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक मतलब इसको काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो क्या ये बिना ऑक्सीजन में ये सर्वाइव नहीं करेगा? ये बिल्कुल सर्वाइव करेगा, पर इसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, हमको यहाँ ये समझना है कि ये किस टाइप का बैक्टीरिया है। तो ये है एक डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया। डीकम्पोजिंग क्या होता है? डीकम्पोजिंग होता है जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है जब भी प्लांट्स, पौधे या एनिमल जब कोई मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी, डेड बॉडी होती है, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसमें सब न्यूट्रिएंट्स, सब केमिकल्स एक लॉक्ड कंडीशन में होते हैं। उनको हमको फ्री करना होगा, उनको हमको तोड़ना होगा, उसको हमको डीकम्पोज करना होगा। जब तक वो डीकम्पोज होंगे नहीं, अपने टुकड़े में, बेसिक में जाएंगे नहीं, तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, इस अर्थ में रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो इस को तोड़ने के लिए इस दुनिया में डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया है, और डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया का ये सबसे बड़ा महत्व है कि हर चीज़ को, ये जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, रह जाता है, उसको ये तोड़ के फिर से धरती में समा देते हैं। वैसे तो ये बैसिलस सबटिलिस हर जगह मौजूद है। ये मिट्टी में मौजूद है, ये पानी में मौजूद है, ये हर जगह मौजूद है, पर इसकी संख्या कम होती है। इसके लिए इसका जो रिज़ल्ट एक्टिविटी होती है वो कम होती है। इसमें हम बायोफ्लॉक में क्या करते हैं, यही बैक्टीरिया को लेके उसका मदर कल्चर जो हम लोग के प्रोबायोटिक पाउडर में होता है, उसके मदर कल्चर को हम उसको अपने पानी में डालते हैं और उसको बढ़ाते हैं। इस तरह इसकी संख्या हम अरबों खरबों में इसकी संख्या हम अपने टैंक में बढ़ा के रखते हैं। अब ये डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया करता क्या है? जो हमारे बायोफ्लॉक टैंक में जो अपना एल्गे होता है, जो अपना जो फीड का बचा हुआ, जो फ़िश ने नहीं खाया, या जो फ़िश का वेस्ट है, ये सब पूरा ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ये सब ऑर्गेनिक मैटर हमारे टैंक में जमा होना शुरू हो जाता है। ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करता है। डीकम्पोज करेगा मतलब उसको अलग अलग चीज़ों, टुकड़ों में ये कर देगा। क्या चीज़ में कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कर देता है, और किस में करता है? अमोनिया में करता है, और किस में करता है? सॉल्ट्स में, सिंपल शुगर्स में। इस तरह इन सब चीज़ों को वो डीकम्पोज, यानी कि उनके टुकड़े टुकड़े, उनको एक सिंपल फॉर्म में ये तब्दील कर देता है। अब ये तब्दील कैसे करता है? ये एंजाइम्स छोड़ता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स केमिकल्स होते हैं जो कि कोई रिएक्शन को फास्ट कर दे, एक समझ लो एक कैटलिस्ट कर दे। ये एंजाइम्स छोड़ता है जो जाके वो ऑर्गेनिक मैटर को उस पे जाके काम करना शुरू कर देते हैं, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको फ्री करना शुरू कर देते हैं। न्यूट्रिएंट्स फ्री करना शुरू कर देते हैं, वही उसको टुकड़े कर दे देते हैं। जैसे प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स में हो जाएगा, एमिनो एसिड से अमोनिया हो जाएगा। ऐसे ही उसको सिंपल ब्लॉक, सिंपल
फॉर्म में तब्दील करना शुरू कर देते हैं। इस तरह हमारे टैंक में अमोनिया का प्रेजेंस आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ गौर ज़रूर करें कि अगर हमारे टैंक में ऑक्सीजन की कमी हो, एरिएशन की कमी हो, तो फिर सबटिटलस इतना ना हो कि दूसरे टाइप के बैक्टीरिया आ जाएंगे डिकम्पोज करने के लिए, जो कि एनॉर्बिक हो, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ वो आ जाएंगे। वो जब एनॉर्बिक कंडीशंस होती है, जो बैक्टीरिया आते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। और वो किस में डिकम्पोज करेंगे, कौन सी चीज़ों में करेंगे? वो मीथेन बना देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड बना देंगे। वो हमको नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमको एरिएशन, अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को एक ठीक करेक्ट मात्रा में हमेशा रखना है। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया ने ये सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या करता है, अमोनिया लेता है और उसमें से जो कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन है उसको इकट्ठा करता है, उसको एसिमिलेट करता है। एसिमिलेट करता है कि मतलब उसको हजम करता है, उसको अपना खाना बना लेता है और अपने आप को बढ़ा लेता है, अपने आप को डबल कर लेता है। इस तरह वो बढ़ जाता है। तो जब डबल हो जाता है तो अपने को डिवाइड कर देता है, अपने 2 टुकड़े कर देता है। तो 1 का 2 हो गया, फिर ये अपने को बढ़ाएगा, 2 का 4 होएगा, फिर अपने को बढ़ाएगा 4 का 8, 8 का ये 16 हो जाएगा। कितनी जल्दी ये डिवाइड करता है। अगर इसको ऑक्सीजन और इसको अपना जो डिकम्पोजिंग मैटर इसको मिलता जाए तो ये आधे घंटे में ये अपने आप को डबल करते जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि आधे दिन में इसकी अपनी संख्या ये कितनी ज़्यादा बढ़ा सकता है। जब ये बैक्टीरिया अमोनिया और कार्बन को एसिमिलेट करता है तो ये अपने आप को जब बढ़ाता है तो एक प्रोटीन सेल है ये, और ये प्रोटीन सेल फ़िश की डाइट है, फ़िश इसको खाती है। यही जब संख्या इनकी बढ़ने लगती है तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और इसी को हम फ्लॉक बोलते हैं, और इसी का कल्चर को हम बायोफ्लॉक बोलते हैं। अब जब हम अपनी वाटर प्रिपरेशन कर लेते हैं और फ़िश डाल देते हैं और अपना कल्चर स्टार्ट करते हैं, तब हमारे टैंक में ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप होना शुरू कर देता है और ये हमारा बैक्टीरिया भी अपना काम शुरू कर देता है। अब ये जब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा और अमोनिया और उसमें कार्बन आएगा, तो ये अमोनिया और कार्बन को तो हज़म करता है, एसिमिलेट करता है, ये हम जानते हैं। पर यहाँ एक और चीज़ है कि एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, अनुपात में ही ये अमोनिया और कार्बन को इकट्ठा अपने में समा सकता है। और अगर हमारे डाइट में, अपने फीड में प्रोटीन ज़्यादा हो तो वो जब भी वो उसका डिकम्पोज होगी तो उसमें अमोनिया ज़्यादा हो जाएगी। एक बार अमोनिया इसमें अनुपात से ज़्यादा हो गई तो ये जितना इसको चाहिए कार्बन के हिसाब से उतना ही ये अमोनिया कम करेगा, बाकी की अमोनिया हमारे टैंक में रह जाएगी। अब ये जो अमोनिया हमारे टैंक में रह रही है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको भी निपटारा इसका करने के लिए हमको और कार्बन सोर्स, मोलासेस, जैगरी, शुगर, जिस भी फॉर्म में हम कर रहे हैं, हमको डालना पड़ेगा। और वो कितना डालना पड़ेगा, जितना अमोनिया रह रहा है उसके इसको जो अनुपात चाहिए, जो एक्चुअली 10:20 है, उस अनुपात में हमको कार्बन इसमें डालना पड़ेगा। तो फिर ये अमोनिया को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ही हमारी फीड में प्रोटीन कंटेंट कम होते जाएगा तो फिर ये हमको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब फ्राई होता है, अपना फ़िश छोटा होता है, तो हम ज़्यादा प्रोटीन वाला फीड दे रहे हैं। तो इसके लिए हमेशा अमोनिया थोड़ा एक्स्ट्रा रह जाता है, जिसके लिए हमको कार्बन सोर्स रेगुलरली ऐड करते जाना पड़ता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ होती है, क्योंकि हमारे टैंक में अब अमोनिया रोज़ थोड़ा आ रहा है, तो और भी तरह के बैक्टीरिया हैं। इसमें से एक बैक्टीरिया जिसको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं या नाइट्रोसोमोनस कहते हैं, ये बैक्टीरिया भी पानी और हवा में काफ़ी तादाद में होता है। और ये अमोनिया, इसको खुशबू, उसकी गंध, ये अमोनिया की तरफ आकर्षित होता है। क्योंकि हमारे टैंक में अमोनिया रह रहा है, थोड़ा सा बच रहा है, तो ये हवा से निकल के अपने पानी में आ जाएगा। अच्छा, और ये अमोनिया के साथ क्या करता है, ये अमोनिया
और हमारे टैंक में जो ऑक्सीजन है उसको मिला के उसको ऑक्सीडाइज़ करता है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज़ करता है, और जो ऑक्सीडाइजेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है ये उसका खाना है। ऑक्सीडाइज होके वो नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्राइट बनता है, और जहाँ ये नाइट्राइट होता है वहाँ एक और टाइप का बैक्टीरिया है वो आकर्षित हो जाता है, उसको हम लोग नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। वो क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। उसको क्या चाहिए, उसको नाइट्राइट का प्रेजेंस चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, ये दोनों मिल गए तो नाइट्रेट में बदल देगा, और ये जो तब्दील करेगा उसमें जो एनर्जी मिलती है वो उसका खाना है। यहाँ एक और चीज़ नोट करने वाली है, जहाँ सब टिटलेस एक आधे घंटे में डबल होता है, वहाँ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोसोमस और नाइट्रोबैक्टर है ये करीबन 12 घंटे में डबल होते हैं। क्योंकि इनकी डबलिंग की स्पीड स्लो है अपने सब टिटलेस के कंपैरिजन में, तो क्या होता है, इनको टाइम ज़्यादा चाहिए टैंक में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हम अपना टैंक में कार्बन सोर्स नियमित, रेगुलर और एक बराबर टाइम से डालते जाएं तो अमोनिया का इतना ज़्यादा प्रेजेंस इनको मिलेगा नहीं, और इनकी जो संख्या, इनकी जो बढ़ने की जो टाइम है वो और बढ़ते जाएगा। और अगर हम अपना अमोनिया बढ़ने दें, टैंक में थोड़ा रहने दें, तो ये इनको अमोनिया मिलेगा और इनकी जो संख्या बढ़ाने का जो टाइम है वो शॉर्टन हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी अपनी जगह हमारे बायोफ्लॉक टैंक में बना लेता है, और ये 20 दिन से लेके 2 महीने तक, जैसे हम हमारी आदत, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं मोलासेस डालना या कार्बन सोर्स डालना, उस पर निर्भर करता है। इस तरह कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि हमारे टैंक में नाइट्राइट और नाइट्रेट का भी दोनों का प्रेजेंस आ गया है। अच्छा, जब हमारे टैंक में नाइट्रेट का प्रेजेंस हो जाए तब एक और परिजाति है बैक्टीरिया की जिसको हम लोग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, और उसमें भी खासकर स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है जो कि काफ़ी मात्रा में होता है। ये ढूंढता है नाइट्रेट को, जहाँ नाइट्रेट मिले उसके पीछे ये पहुंच जाता है, और ये क्या करता है, ये नाइट्रेट में से नाइट्रोजन को फ्री करता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड से ये नाइट्रोजन को फ्री कर देता है, और ये जैसे नाइट्रोजन को जो ऑक्सीजन के साथ जोड़ है उसको तोड़ता है, तो उसमें से जो एनर्जी मिलती है वो इसका खाना है, और नाइट्रोजन जो फ्री हो जाती है तो वो एक भाप की तरह अपने टैंक में से बाहर निकल जाती है। इस पूरे चक्र को, ये जो अमोनिया से जो नाइट्राइट बनता है, नाइट्रेट बनता है, और नाइट्रेट से डीनाइट्रिफिकेशन होके फिर से नाइट्रोजन बन के जो निकल जाती है हवा में, इसी को हम एक नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो हमारे बायोफ्लॉक टैंक में ये नाइट्रोजन साइकिल भी एक हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि हमने इसका कल्चर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का कल्चर हम लोगों ने अपने टैंक में नहीं डाला है, और ये स्यूडोमोनास का भी कल्चर हमने अपने टैंक में नहीं डाला है, तो इनकी संख्या कम है, इनका एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हमारे पानी में फ्लक्चुएशन हो टेम्परेचर का या पीएच का, तो इनकी एक्टिविटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है, ये कमज़ोर हो जाती है, एक्टिविटी इसकी कम हो जाती है। उस सूरत में ये जो नाइट्रोजन साइकिल जो चल रहा है वो रुक जाता है, अटक जाता है, और अगर वो रुक गया तो हमारे टैंक में प्रेजेंस आ जाएगा नाइट्राइट का, नाइट्रेट का, और इसको हम लोग को स्टेबल रखने के लिए, ये पानी को स्टेबल रखने के लिए हमको देखना है कि हमारा पानी का पीएच या टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना करे। टेम्परेचर तो चलो कुछ हद तक हम कुछ सिस्टम बना सकते हैं, और पीएच को स्टेबल करने के लिए हमको पानी की एल्केनिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ये एल्केनिटी क्या है, चलो इसको हम समझते हैं। जैसे हमारे टैंक में फ़िशेस हैं तो हमको पता है कि वो फ़िशेस का जो वेस्ट होगा, जो पेशाब होगा, ये सब चीज़ें हैं एसिडिक, ये तेज़ाब के जैसे हैं। ऊपर से जब हम मोलासेस और ये शुगर डालते हैं, ये भी तेज़ाब हम लोग एक हिसाब से ऐड कर रहे हैं।
तो पानी जो है वो उसमें थोड़ा थोड़ा तेज़ाब बनते जाएगा। जैसे जैसे अपना फिशेस बढ़ती जाएंगी, वो उसमें जो वेस्ट आते जाएगा तो ये एसिडिक होते जाएगा पानी। तो इसको पीएच अगर एसिडिक होता जाएगा तो पीएच कम होते जाता है, पर वो अचानक कम नहीं होता है। उसमें पानी में घुला होता है एक, समझो हमारा जो ऐसा हम लोग चूना डालते हैं, तो वो चूना जो है वो उसमें क्या करता है, वो उसमें जाके पड़ा रहता है और पड़ा रहता है। जैसे ही एसिड थोड़ा बनता है तो थोड़ा सा चूना घुलता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है और पीएच को कम होने नहीं देता है, उधर ही उसको पकड़ के ठहराव करके रखता है। पर अगर ये जो हम लोग का बफर जिसको बोलते हैं, जहाँ उसको बोलते हैं स्टॉक इसका एल्केनिटी का, अगर ये हमारे टैंक में ख़त्म हो जाए तो हम लोग का पीएच फटाक से जल्दी से ये नीचे गिर जाएगा। इसके लिए हमको इसमें चूना, बुझा हुआ चूना डालते रहना चाहिए ताकि हमारी एल्केनिटी जो बफर स्टॉक है वो सफिशेंट रहे, ताकि जब तेज़ाब इसमें से आना शुरू हो फ़िश के पेशाब से और बाकी सब चीज़ों से, तो ये इसका पीएच डिस्टर्ब नहीं हो, गिरे नहीं। अगर ये डिस्टर्ब नहीं होगा तो पानी स्टेबल रहेगा। अगर पानी स्टेबल रहेगा तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये ठीक से चलते रहेगा। और अगर ये ठीक से चलते रह गया तो हम देखेंगे कि हमारे टैंक में ना नाइट्रेट है ना हमारे टैंक में नाइट्राइट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे टैंक में ना ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो, ना हमारा टैंक में पीएच ज़्यादा फ्लक्चुएट करे और ना ही हमारे टैंक में टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट करे। अगर ये सब चीज़ें ठीक हों, अगर ये सब चीज़ें स्टेबल रहें, तो फिर हम लोग का बायोफ्लॉक का जो कल्चर है वो एक सही ढंग से और बिना कोई तकलीफ़ दिए फर्स्ट क्लास चलते रहेगा। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा कल्चर आगे बढ़ता है तो हमारा पानी मैच्योर हो गया है। मैच्योर हो गया है मतलब जो हमारा सब टिटलस बैक्टीरिया है वो काम कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। जो एक्स्ट्रा अमोनिया बन रही है, अब हम मोलासेस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमोनिया बन रही है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑलरेडी हम लोग के टैंक में आ चुका है और वो उसको एसिमिलेट, वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, नाइट्राइट में बदल रहा है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल रहा है और जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो उसको वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन के हिसाब से निकाल रहा है। जैसे हमारा कल्चर मैच्योर हो जाता है तो फिर हमको सिर्फ मेंटेनेंस के लिए नियमित रूप से एक थोड़ा सा मोलासेस डालना चाहिए, चूना डालना चाहिए। मीट, नमक तो सिर्फ हम लोग को फंगस के लिए दूर रखने के लिए डालना है, पर ये चीज़ें सिर्फ हमको नियमित रूप से डालनी चाहिए ताकि जो एक डेलिकेट बैलेंस, नाजुक सा बैलेंस बना हुआ है ये डिस्टर्ब ना हो सके। ना पीएच ऊपर नीचे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो, ना टेम्परेचर को भी मेंटेन रखे। चलो, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बायोफ्लॉक के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।